नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप हर्षवर्धन से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग जगत से पूरी शक्ति लगाने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नया भारत किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हो गई है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें चरण का मतदान संपन्न। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत दिखाई जाने वाली फिल्मों की घोषणा कर दी है। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया में दिखाने का ये सही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान किया कि वो आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 27 साल बाद भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाएगा और ये 27 वर्ष न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे, बल्कि ये भारतीयों के सपनों और समर्पण की भी परीक्षा की घड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए और निजी क्षेत्र को इसमें निवेश करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर मुनाफे में हिस्सेदारी तक हमें दुनिया की बेहतरीन नीतियों को जल्द से जल्द अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लाभ केंद्रित दृष्टिकोण रखते हुए इसे समाज के व्यापक हित में प्रयोग करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का युवा नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार कर रही है और 10 से अधिक क्षेत्रों को PLI पहल के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि इन उपायों के बहुत कम समय में सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। श्री मोदी ने इस अवसर पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 100 वर्षों से एसोचैम और टाटा समूह देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। एसोचैम की स्थापना 1920 में भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग मंडलों द्वारा की गई थी। 400 से अधिक उद्योग मंडल और व्यापार संघ इसके सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में कल श्री मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि हाल के कृषि सुधारों के विषय में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हाल में बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बहुत लाभदायक हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब NDA सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल करना शुरू किया तो विपक्ष ने किसानों में भ्रम और भय फैलाना आरंभ कर दिया। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि सरकार का इरादा मां गंगा और मां नर्मदा की तरह पवित्र है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बातें फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार है। श्री मोदी ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ ये है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में कृषि उपज का विपणन करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी। सरकार ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ वर्चुअल माध्यम से शिखर बैठक करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे तथा भारत वियतनाम समग्र रणनीतिक साझेदारी के भविष्य की विकास की दिशा प्रदान करेंगे। दोनों देशों के बीच इस वर्ष उच्च स्तरीय संपर्क जारी रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने ऊपर किसी भी तरह के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। हैदराबाद के पास डुंडीगल में आज वायुसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने वायुसेना में शामिल होने वाले नए अधिकारियों से कहा कि वे युद्ध की बदलती हुई रणनीतियों और चुनौतियों को लेकर सजग रहें तथा नई तकनीक के प्रयोग में अपने को सक्षम बनाएं। भारत और चीन के बीच हाल के सीमा संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन यदि कोई हमारी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड मरीज संक्रमण मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से अब तक 95,50,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय कोविड के देश में लगभग 3,08,000 रोगी हैं। एक दिन में 25,153 नए मरीज सामने आए। इन्हें मिलाकर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। इस समय देश में कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों में 347 मौत को मिलाकर अब तक इस महामारी से 1,45,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत में कोविड की जांच का आंकड़ा 16 करोड़ को पार कर चुका है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,71,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक 16 करोड़ 90 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को पहले कोविड संक्रमण हुआ है या नहीं, इसके बावजूद कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैक्सीन का परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अगले साल जनवरी में गोवा में प्रदर्शित की जाने वाली 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की है। फीचर फिल्मों के वर्ग में कुणाल कृपाल कलिता द्वारा निर्देशित असमिया फिल्म ब्रिज, हिंदी फिल्म सांड की आंख और छिछोरे, गोविंद निहलानी की अंग्रेजी फिल्म अप एंड अप, नील माधव पांडा की ओडिया फिल्म कलेरा अतीता, मराठी फिल्म प्रवास, संस्कृत फिल्म नमो और प्रदीप कैलीपुरायत नाथ द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म सेफ शामिल है। गैर फीचर फिल्मों के वर्ग में अंकित कोठारी की गुजराती फिल्म पंचिका, बिमल पोद्दार की बांग्ला फिल्म राधा, रमेश शर्मा की अंग्रेजी फिल्म अहिंसा, गांधी द पावर ऑफ पावरलेस और माईबैम अमरजीत सिंह की मणिपुरी फिल्म हाईवेज ऑफ लाइफ शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन 22 दिसंबर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान है। ये महोत्सव विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर शुरू होकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को समाप्त होगा, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास में दृढ़ विश्वास था। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन और रात के क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 90 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 93 रन बनाकर हासिल कर लिया। इससे पहले भारतीय टीम के आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद शमी के चोटिल होकर मैदान से बाहर जाने के बाद भारत की दूसरी पारी 36 रनों पर सिमट गई। मेजबान टीम के लिए जोश हेजलवुड ने 5 और पैट कमिंस ने 4 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 191 रनों पर आउट करके पहली पारी के आधार पर 53 रनों की बढ़त ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के उनके दृष्टिकोण का स्मरण किया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पणजी में आयोजित होने वाले 60वें गोवा मुक्ति दिवस में शामिल होंगे। लगभग 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य लोगों ने इस अवसर पर गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब प्रस्तुत है समाचार पत्रों से संकलन एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कृषि कानूनों पर दिए गए वक्तव्य को सभी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है, न मंडियां बंद होंगी न एमएसपी। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, वो कहते रहे हमने किया। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, रातों रात नहीं बने कानून, लंबे समय से हो रही थी मांग। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, मोदी का प्रणाम, मान जाएं किसान। पीएम ने हाथ जोड़ किसानों को दिलाया भरोसा। दैनिक भास्कर लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष से किसानों को गुमराह न करने को कहा। अगर शंका है तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बात करने को तैयार हूं। बकौल पंजाब केसरी, पीएम मोदी का सीधा संवाद और चेतावनी, किसान जालसाजों से रहें सावधान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के वक्तव्य को दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, भारत को सुपर पावर बनाने में डीआरडीओ वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पत्र ने जनरल रावत के हवाले से लिखा है, भविष्य में होने वाली जंग भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को देगा मात। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध पर भारत चीन में राजनयिक स्तर की बातचीत को नवभारत टाइम्स ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 11 हफ्ते बाद भारत और चीन में हुई बात, दोनों सेनाओं के सीनियर कमांडरों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी जल्द होगी। जनसत्ता के संपादकीय टिप्पणी का शीर्षक है, सहयोग का सफर। पत्र लिखता है, भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को हुआ शिखर सम्मेलन कई अर्थों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत और बांग्लादेश भी कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रहे हैं। इस क्रम में वैश्विक कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत सारे ऐसे कामों को टालने की नौबत आई जो सामान्य स्थितियों में काफी आगे बढ़ चुके होते। अच्छा यह है कि भारत और बांग्लादेश ने कोरोना से निपटने के समानांतर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक रूप से बेहतरी के दिन की उम्मीद में भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। शिखर सम्मेलन को डिजिटल मंच पर आयोजित किया गया। करीब 5.5 दशक के बाद चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन का उद्घाटन अपने आप में बेहतर होते संबंध और सुधरती तस्वीर का संकेत है। साथ ही 1965 से पहले जारी 6 रेल संपर्कों को भी फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा, सामुदायिक विकास, हाथी संरक्षण और कचरा निपटान से संबंधित कुल 7 समझौते भी हुए। जिस दौर में विश्व के अनेक देशों के बीच संबंध और ध्रुव नए तरीके से परिभाषित हो रहे हैं, उसमें पड़ोसी देशों को लेकर भारत का रुख काफी मायने रखता है। ये एक जग जाहिर तथ्य है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका रही है, लेकिन भारत ने कभी भी इस नाते अपना पक्ष बांग्लादेश पर थोपने की कोशिश नहीं की और एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते मित्र देश के रूप में उसके साथ खड़ा रहा। बांग्लादेश भी इसकी अपेक्षित कद्र करता है। इसकी झलक भी इस शिखर सम्मेलन में दिखाई देती है, जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के सहयोगपूर्ण रुख की तारीफ की और 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी तथा बांग्लादेश की मुक्ति में समर्थन के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी संबंधों को सहज बनाए रखने वाले दोनों पड़ोसी देश भविष्य को और बेहतर बनाएंगे। राष्ट्रीय सहारा ने करों पर संपादकीय लिखा है, शीर्षक है, किसी और रास्ते से। पत्र के अनुसार कर के मोर्चे पर खबरें नकारात्मक हैं। पत्र कहता है, प्रत्यक्ष कर संग्रह में 2020-21 में करीब 13% की कमी दर्ज की गई। अप्रैल-दिसंबर 2020 की अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.6। राष्ट्रीय सहारा ने करों पर संपादकीय लिखा है, शीर्षक है, किसी और रास्ते से। पत्र के अनुसार कर के मोर्चे पर खबरें नकारात्मक हैं। प्रत्यक्ष कर संग्रह में 2020-21 में करीब 13% की कमी दर्ज की गई। अप्रैल-दिसंबर 2020 की अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.87 लाख करोड़ रुपए का रहा। 2019 में ये आंकड़ा 6.80 लाख करोड़ रुपए था। वजह साफ है, लॉकडाउन ने औद्योगिक जगत को रोक दिया और तमाम रोजगार धंधे चौपट हो गए। आयकर को प्रत्यक्ष कर में ही शामिल किया जाता है। आय कम होगी तो आयकर भी कम होगी, यानी कुल मिलाकर सरकार के संसाधनों पर गहरी चोट हुई है। पर सवाल यह है कि अप्रत्यक्ष करों का क्या हाल है। हालांकि हाल के महीनों में वस्तु एवं सेवा कर ने कुछ बढ़ोतरी दिखाई है, पर यह बेहतरी इतनी मजबूत नहीं है कि प्रत्यक्ष करों की बदतर स्थिति को वो बेहतर कर सके। कुल मिलाकर सरकार के सामने संसाधनों का संकट साफ है। आपातकालीन स्थिति है, सो आपातकालीन उपायों की दरकार है। सरकार भारी भरकम कर्ज ले सकती है, पर कर्ज मुफ्त में नहीं मिलते, उन पर ब्याज देना होता है। विनिवेश एक रास्ता है,
तमाम सरकारी कंपनियों को बेचकर संसाधन जुटाए जा सकते हैं। 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 2,10,000 करोड़ रुपए विनिवेश से हासिल करने का लक्ष्य रखा है, पर कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था में भीषण संकुचन की आशंकाएं हैं, जिससे विनिवेश लक्ष्य का पूरा होना मुश्किल प्रतीत होता है। तथ्यों के अनुसार दिसंबर 2020 के दूसरे सप्ताह तक 2,10,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 6,533 करोड़ रुपए की रकम ही विनिवेश से हासिल की जा सकी है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। विषय है भारत और ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। आलेख प्रोफेसर उम्मू सलमा बाबा का है, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के यूरोपीय अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर हैं। अनुवाद एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। ब्रिटेन की 2020 के आखिर तक यूरोपीय संघ से अलग होने की पूरी तैयारी है। ऐसे में ब्रिटेन अब पश्चिम से अलग अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। डिजिटल बैठकों से आगे बढ़ते हुए कोविड-19 महामारी में भी ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब का भारत दौरा यह संकेत करता है कि भारत से संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन कितना इच्छुक है। श्री राब ने इस बात की भी पुष्टि की कि आगामी गणतंत्र दिवस परेड 2021 के समारोहों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 2004 से हुई। ये उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पहला विदेशी दौरा भारत में ही होने वाला है। भारत ब्रिटेन मंत्रिस्तरीय संवाद के अंतर्गत भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और 5 क्षेत्रों लोगों से लोगों के बीच संपर्क, व्यापार एवं संपन्नता, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु एवं स्वास्थ्य में सहयोग मजबूत करने की संभावनाओं का पता लगाया गया। दोनों पक्षों ने महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय भारत ब्रिटेन रोड मैप की घोषणा की। इस संदर्भ में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और बहुलतावादी समाज के चलते नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए हम बदलाव ला सकते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए और हम ऐसा करेंगे। बैठक में कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने समेत अफगानिस्तान में वर्तमान हालात, मध्य पूर्व और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई। ब्रिटेन भी उन यूरोपीय देशों की सूची में अब शामिल हो गया है जिन्होंने हाल ही में हिंद प्रशांत नीति को बढ़ावा देना शुरू किया है। विदेश मंत्री राब ने कहा कि उनके देश के लिए हिंद प्रशांत अब सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा, जिसमें सामुद्रिक सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे शामिल होंगे और ब्रिटेन भारतीय नौसेना के हिंद महासागर क्षेत्र में सूचना केंद्र पर एक जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति करेगा। इसका उद्देश्य सामुद्रिक परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहना है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत की परिकल्पना भारत के लिए भूमंडलीकरण को और मजबूती देना है। श्री राब ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के पर्यावरण तथा शिक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात की। दोनों पक्ष अकादमिक अभियोग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए भी सहमत हुए। भारत और ब्रिटेन दोनों ही देश आगामी वर्षों में नेतृत्व की भूमिका की तरफ देखते हैं। भारत जनवरी 2021 से 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चयनित सदस्य बनेगा और ऐसे में भारत ब्रिटेन के साथ काम करना जारी रखेगा। समान रूप से ब्रिटेन G7 और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है। यह भी पारस्परिक संबंधों में संवर्धन करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे से जुड़े संगठन में भारत के नेतृत्व की भूमिका को स्वीकारा। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी सहमत हुए। तकनीकी के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर श्री राब ने जोर दिया कि रक्षा और सुरक्षा साझेदारी, साइबर सुरक्षा, टेलीकॉम नेटवर्क, 5G नेटवर्क ऐसे प्रमुख क्षेत्र होंगे जिनको और अधिक सुरक्षित तथा टिकाऊ बनाए जाने की आवश्यकता है। दोनों देशों के संबंधों पर जोर डालते हुए ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कोविड-19 महामारी पर साझेदारी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उल्लेखित किया और वैक्सीन उत्पादन के संबंध में
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा एस्ट्राजेनेका के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। ये साझेदारी और सहयोग को और लाभकारी बनाएगा क्योंकि दोनों पक्ष निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जिससे इन देशों को कोविड-19 रोधी टीका मिलेगा और लाखों की संख्या में लोगों को सस्ते दर पर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। श्री राव ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जोखिम वाले और गरीब देशों को भी समान रूप से और सहज ही टीका उपलब्ध हो सके। ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित किया गया टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन की साझेदारी से वैश्विक पहल कोवैक्स के माध्यम से विश्व के गरीब देशों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत ब्रिटेन ने एक नए वर्चुअल वैक्सीन हब शुरू किए जाने की घोषणा की है। वैक्सीन के राष्ट्रीयकरण की संभावनाओं के बीच ब्रिटेन और भारत ने टीका उत्पादन के लिए जिस प्रकार से साझेदारी शुरू की है, इसे दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग और टीका उत्पादन में संयुक्त प्रयासों के संदर्भ में अच्छे स्वरूप में देखा जा सकता है। ये दौरा इस बात का साफ संकेत है कि यूरोपीय संघ से अलग होने का समय नजदीक आने पर ब्रिटेन ने भारत को प्राथमिकता पर रखा। दोनों देशों ने अगले 1 दशक में आपसी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किए जाने का एजेंडा तय कर लिया है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।